वीडियो में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 की बात करते हैं, चैप्टर नंबर 4, जिसके पार्ट नंबर 2 की बात करेंगे। पहले पार्ट में हमने एक्सरसाइज 4.1 पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने ये देखा था कि द्विघाती समीकरण है या नहीं है। आज हम द्विघाती समीकरणों को सोल्व करने के मेथड सीखेंगे कि द्विघाती समीकरण को हम सोल्व किस प्रकार करते हैं। ठीक है, आज का टॉपिक क्या है कि एक्सरसाइज तो है 4.2, एक्सरसाइज तो है 4.2, जिसमें हम द्विघाती समीकरण को सॉल्व करने यानी द्विघाती समीकरण का सॉल्यूशन सीखेंगे। द्विघाती समीकरण का हल निकालना, हल करना कि हल किस किस विधि से करता है। मैंने आपको दो विधि बताई थी द्विघाती समीकरण की हल करने की। कितनी विधियां हैं? दो विधियां हैं। आपके सिलेबस में दो विधियां कौन कौन सी है? एक तो गुणनखंड विधि है जो आपने बहुपद में पढ़ा था, एक है श्रीधर आचार्य सूत्र, जो दोनों का हम प्रयोग करके आपको बताएंगे। मैं एक उदाहरण की सहायता से आपको बता रहा हूँ। इधर देखना कि ये एक उदाहरण लेते हैं और उदाहरण की सहायता से समझते हैं कि पहले हम बात करते हैं गुणनखंड विधि की। किसकी बात करते हैं? गुणनखंड विधि की। तो गुणनखंड विधि की बात करेंगे, क्या होगा कि एक मैं उदाहरण लेता हूँ क्या कि 2x² - 5x + 3 बराबर क्या कर देते हैं? 0। ठीक है, ये एक आपको द्विघाती समीकरण दे रखी जिसकी अधिकतम पावर 2 है। अब आपको क्या करना है? गुणनखंड विधि में मैंने आपको बहुपद में बताया था कि b को ऐसे दो पार्टों में तोड़ो जिसका योग तो -5 होना चाहिए, लेकिन गुणा करने पर a c के बराबर आना चाहिए। ये बात मैंने आपको बताई थी कि b को ऐसे दो पार्टों में तोड़ो जिसका योग तो कितना होना चाहिए? -b, मतलब -5 होना चाहिए, और गुणा करने पर a और c के बराबर आना चाहिए। यानी ये आपको एक ही कंसेप्ट ध्यान रखना है कि b के ऐसे दो पार्ट करो जिसका योग तो कितना होना चाहिए? -5 होना चाहिए, और जबकि गुणा किसके बराबर होना चाहिए? a इंटू सी के बराबर होना चाहिए। ऐसे दो पार्टों में तोड़ो जिसका गुणन तो होना चाहिए a इंटू सी के बराबर और योग होना चाहिए -5 के बराबर। तो ये गुणनखंड विधि का एक कंसेप्ट है। मैंने आपको बहुपद में पढ़ाया था, आपने कक्षा 9 में भी पढ़ाया, कक्षा 8 में भी पढ़ाया गुणनखंड विधि। तो हम क्या करते हैं, देखो कि गुणा करने पर तो आना चाहिए 2 इंटू 3 कितना? 6 होना चाहिए। जोड़ने पर कितना होना चाहिए? जोड़ने पर आना चाहिए 5 आना चाहिए। कोई किसका आना चाहिए? माइनस का आना चाहिए। तो 2 और 3 हो गए, -2 और -3 कितने हो गए? -2 और -3 कितने हो गए? -5 हो गए। -2 और -3 को गुणा करेंगे कितना आएगा? -6 आएगा। तो मैं b की जगह क्या लिख सकता हूँ कि 2x² - 2x - 3x + 3 बराबर मैंने क्या रख दिया? 0 रख दिया। ठीक है, अब देखो b को मैंने दो पार्टों में तोड़ दिया, -2x और -3x में तोड़ दिया। अब देखो इन दो के पेयर बन रहे हैं। देखो इनमें कॉमन लो, इनमें से कॉमन क्या आ रहा है? 2x कॉमन आ रहा है। तो इधर तो क्या बच गया? x, और इधर क्या बचेगा? 2। कॉमन लेने का अर्थ है उसी संख्या के उसमें क्या लगाना होता है? भाग लगाना होता है। क्या लगाना होता है? भाग लगाना होता है। तो इसमें भाग कितने बार गया? x बार। इसमें कितने बार गया? -1 बार। अब इसमें देखो कॉमन कुछ नहीं आ रहा, मैंने ले लिया -a कॉमन। तो यहाँ पे क्या बच गया? सॉरी 3 को मना रहा है, इसमें क्या आ रहा है? 3 को मना रहा है नहीं, तो क्या बच गया? x माइनस कितना हो गया? 1, बराबर क्या हो जाएगा? 0। तो x का मान 1 तो आ गया, x माइनस 1, ये क्या हो जाएगा? गुणनखंड 2x - 3 बराबर क्या हो गया? 0। कहने का मतलब है आपने कक्षा 9 में इतने तक उनके फैक्टर पढ़े थे कि इनका फैक्टराइजेशन कैसे होता है, गुणनखंड कैसे होता है। आगे हम इनके बराबर 0 रखेंगे। तो मैंने -1 बराबर 0 रख दिया, तो x का मान मेरे पास कितना आ गया? 1 आ गया। एक बार मैंने 2x - 3 करके बराबर 0 रखा, तो x का मान कितना आ जाएगा? 3/2। अब ये जो दो चीज हमें प्राप्त हुई है, जैसे हमने बहुपद में पढ़ा था, तो ये इसके शून्य थे। ठीक है, इस प्रश्नावली में ये x के दो क्या प्राप्त हो गए? मूल प्राप्त हो गए। इस हिसाब से हम इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। यह गुणनखंड विधि, साथ में द्विघाती विधि और पढ़ेंगे। अब क्या है कि एक्सरसाइज 4.2 है। 4.2 में आपको दे रखा है कि द्विघाती की सहायता से मूल ज्ञात करना है। द्विघाती समीकरणों का क्या कीजिए? ज्ञात कीजिए, मूल ज्ञात कीजिए। किस विधि से? गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फर्स्ट में कितने पार्ट दे रखे हैं? फर्स्ट में आपको पार्ट दे रखे हैं 5 पार्ट दे रखे हैं, जिसमें से मैं आपको 3 या 4 पार्ट मैं कराऊंगा, 1 या 2 पार्ट आप खुद करना। ठीक है, नहीं तो मैं पहले का पहला करवा रहा हूँ। क्या दे रखा है? पहले का पहला दे रखा है आपको x² - 3x, x² - 3x -10 बराबर क्या दे रखा है? 0 दे रखा है। क्या दे रखा है? 0 दे रखा है। ठीक है, ये आपको समीकरण दे रखी है। ठीक है, अब इसके आपको क्या निकालना है? मूल निकालना है। किस विधि से निकालना है? किस विधि से निकालना है?
गुणनखंड विधि से। किससे निकालना है? गुणनखंड विधि। तो इसका हम क्या करते हैं? सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन करेंगे, देखो गुणा करने पर कितना आना चाहिए? 10 आना चाहिए, वो भी माइनस के आना चाहिए। जोड़ने पर कितना आना चाहिए? माइनस का 3 आना चाहिए। 5 और 2 हो गए नहीं, तो अब आपको क्या करना, आपको दिमाग कितना ही सोचना है कि बड़ी संख्या लेनी है माइनस की और छोटी संख्या किसकी लेनी है? प्लस की लेनी है। तो हम क्या करते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 2x और माइनस के कितने हो गए? 10 बराबर क्या हो गया? 0। अब इन दोनों में से कॉमन ले लो, तो कॉमन लेंगे कितना आ गया? x कॉमन आ गया, यहाँ पर x बच गया, माइनस कितना हो गया? 5 प्लस इधर कॉमन क्या आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर भी x माइनस कितना हो गया? 5 बराबर क्या हो जाएगा? 0। अब देखो x माइनस 5 और x माइनस 5 ये दोनों में सेम होना चाहिए। जब ये दोनों में सेम होगा तो हम इनको क्या ले सकते हैं? कॉमन ले सकते हैं। इनमें से मैंने इनको कॉमन ले लिया, तो x माइनस 5 को मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बच गया? x है, प्लस का कितना बच गया? 2 बराबर कितना हो गया? 0। तो x माइनस 5 बराबर एक बार आपको क्या रखना है? 0। तो x का मान कितना आ जाएगा? 5 आ गया, ठीक है। दूसरी बात, आपको x प्लस 2 बराबर भी क्या रखना है? 0। तो x का मान कितना आ जाएगा? माइनस 2 आ गया। तो ये चीज क्या हो गई? इसके क्या हो गई? ये मूल हो गए। क्या हो गए? मूल। इस हिसाब से हम इनके मूल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इनके मूल निकालना पड़ेंगे, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन दूसरे का, पहले का आपको दूसरा खुद करना है, तीसरा मैं करवा रहा हूँ। तीसरा आपको दे रखा है कि रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 और बराबर कितना दे रखा है? 0। अब आपके तो वही है कि सर अब की बार तो क्वेश्चन किस में दे रखा है? रूट में दे रखा है, तो गुणनखंड कैसे होंगे? तो बहुत इजी है गुणनखंड करना। 7 के से 2 भागों में तोड़ो, जिनका गुणन कितना होना चाहिए? देखो रूट 2 को रूट 2 से गुणा करेंगे 2 हो गया, 2 को मैं 5 से गुणा करूंगा कितना हो गया? 10। यानी 7 को ऐसे 2 पेड़ में तोड़ो जिनका गुणन कितना आना चाहिए? 10 आना चाहिए। तो आपको पता है वो संख्या कौन है? 5 और है, 2 है, 5 और है, 2 है। तो यहाँ पर मैं क्या रखूंगा कि रूट 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5 इंटू रूट 2 बराबर क्या हो जाएगा? 0। अब आप फिर सोचोगे सर अब इनमें से कॉमन क्या लें? इनमें तो कॉमन दिखाई नहीं दे रहा है। तो आप सब जानते हो कि रूट 2 है, इंटू रूट 2 करते हैं तो कितना आता है? 2 आता है नहीं। तो इस 2 की जगह मैं ये रख सकता हूँ नहीं कि रूट 2 इंटू रूट 2 लिख सकता हूँ नहीं। तो इसकी जगह मैं क्या रख सकता हूँ कि रूट 2x स्क्वायर, और मैं इस 2 की जगह क्या लिख सकता हूँ? रूट 2 इंटू रूट 2x, ऐसा लिख सकता हूँ नहीं। आगे क्या हो जाएगा? 5x प्लस 5 रूट। अगला देखो इसका चौथा पार्ट दे रखा है कि 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/8 बराबर क्या दे रखा है? 0 दे रखा है। अब की बार एक संख्या जो दे रखी है वो c वाली किसकी दे दी? भिन्न में दे दी। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसका एलसीएम लो, और जिसके बटा में 8 नहीं है तो उसको 8 से सीधा क्या करा दो? गुणा करा दो। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन हो जाएगा कि मैंने 8 को 2 से गुणा कराया, कितना हो गया? 16x स्क्वायर। मैंने यहाँ पर गुणा कराया, कितना हो गया? 8x प्लस का 1/8 0 से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0। अब देखो ऐसी संख्या तो देखो जिसका गुणन तो होना चाहिए 16, जोड़ने पर आना चाहिए माइनस का 8। तो आप सब जानते हो वो संख्या कौन है? 4 4 है। कौन है? 4 4 है। तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ कि 16x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा? 0। अब इन दोनों में से देखो कॉमन क्या आ रहा है? इन दोनों में से कॉमन लेना है, इनमें से लेना है। तो इनमें से कॉमन क्या आएगा कि कॉमन आ गया 4x कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया? 4x और माइनस कितना हो गया? 1। इनमें से कॉमन क्या आएगा? 1। तो अंदर क्या हो जाएगा? 4x माइनस 1 बराबर क्या हो गया? 0 हो गया। तो 4x माइनस कॉमन आ गया, तो 4x माइनस 1 आ गया कॉमन, अंदर क्या बच जाएगा? 4x माइनस का 1 बराबर क्या हो जाएगा? 0। तो मैं क्या करूंगा? 4x माइनस 1 बराबर 0 रखूंगा, तो x का मान कितना आ जाएगा? 1 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो 1/4। इसी तरीके में इसके बराबर 0 रखूंगा, तो 4x माइनस 1 बराबर 0 रखूंगा तो क्या होगा? x की वैल्यू फिर कितनी आ जाएगी? 1/4। तो इसके दो मूल कौन कौन से प्राप्त हो गए? 1/4 और 1/4 प्राप्त हो गए। इस हिसाब से अगला दे रखा है कि 5वां करते हैं, ठीक है ना? इसका 5वां पार्ट करते हैं, ठीक है? इसका देखो 5वां क्या दे रखा है कि 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस आपको दे रखा है 1 है, कितना है? 1 दे रखा है, ठीक है, बराबर है 0। अब की बार संख्या बड़ी दिखाई दे रही, लेकिन डरना है नहीं आपको कि क्यों कि 100 को 1 से गुणा करेंगे 100 आना चाहिए, यानी
20 को ऐसे दो भागों में तोड़ो जिसका गुणन कितना आना चाहिए, 100 आना चाहिए। तो आप जानते हो 20 के दो ही फैक्टर होते हैं, 10 प्लस 10 करेंगे तो 10 इंटू 10 कितना होता है, 100 होता है। तो मैं इस 20 की जगह क्या रख सकता हूँ, तो हम इसका क्या करते हैं, सॉल्यूशन करेंगे। तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे कि 100x² माइनस में 20 की जगह क्या रख दूंगा, -10x प्लस कितना हो जाएगा 1 बराबर क्या हो गया 0। तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 10x कॉमन आ रहा है। अंदर क्या हो गया 10x माइनस कितना होगा, हो जाएगा 1। इधर कॉमन क्या आ रहा है, जिसमें से कॉमन कुछ भी नहीं आए उसमें से कॉमन क्या लेना है, उसमें से कॉमन आता है 1। हमेशा कितना आता है 1, सबका भाई होता है सबका, ठीक है नहीं, सबका साथी सबका संगीन होता है ये। तो ये अंदर क्या बचेगा 10x माइनस 1 हो गया, तो बराबर कितना हो जाएगा 0। तो एक फैक्टर तो ये हो गया समान, तो ये कॉमन आ गया, 10x माइनस 1 कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया 10x माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो 10x माइनस 1 बराबर 0 रखेंगे तो x का मान आ जाएगा 1/10। ऐसे मैं इसके बराबर 0 रखूंगा तो क्या हो जाएगा 10x माइनस 1 बराबर 0 रखूंगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/10। तो हमें x के दो मूल प्राप्त हुए नहीं हुए, 1/10 और 1/10। इस हिसाब से हमने ये पहला क्वेश्चन किया है। दूसरा क्वेश्चन आपको दे रखा है कि आपका जो फर्स्ट उदाहरण है उसको आपको सॉल्यूशन करना है, जिसमें आपको इस गुणनखंड विधि से समीकरण तो उसने बना रखी है, किताब वाले ने आपको समीकरण बना कर दी है, तो आपको क्या करना है उस खुद सोल्व करना है, ठीक है। अब है तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, कौन सा है तीसरा। अगला है तीसरा सवाल, कौन सा सवाल है तीसरा सवाल, वो बोल रहा है ऐसी दो संख्या ज्ञात करो। ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन इधर मिल जाएगा आपको। ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिसका योगफल 27 होना चाहिए और गुणनफल होना चाहिए 182। कितना होना चाहिए 182। तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास ना तो कोई संख्या है ना कोई और है, तो हमने आज तक क्या किया, अगर कोई चीज हमारे पास में नहीं है हम तो उसको क्या करते हैं मानते हैं, क्या करते हैं माना की। तो मैं क्या करूंगा कि माना की पहली संख्या, माना की पहली संख्या कितनी हो जाएगी, कुछ भी मान लो अल्फाबेट में से कोई भी मान लो। तो मैं मान लेता हूं पहली संख्या क्या है एस है, क्या है एस है, क्या है एस है, पहली संख्या क्या है एस है। तो दूसरी संख्या तथा दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, तथा दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी कि उसने दे रखा है दो संख्याओं का योग कितना दे रखा है 27 दे रखा है। तो पहली संख्या अगर एस है तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 27 माइनस क्या हो जाएगी एस हो जाएगी। दोनों का योग अगर मान लो 1 और 2 दोनों संख्याओं का योग आपको कितना दे रखा है 27 दे रखा है। तो मान लो मैंने इस संख्या को अगर एस मान लिया तो इस संख्या का मैं मान निकालूंगा तो क्या हो जाएगा कि सेकंड संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या का मान क्या हो जाएगा, ये एस उधर जाकर घट जाएगा तो 27 माइनस क्या हो जाएगा एस हो गया नहीं। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 27 माइनस है एस होगी, 27 माइनस क्या हो जाएगी एस हो जाएगी, ठीक है। आगे देखो, अब आपको दे रखा है कि दे रखा है इन दोनों संख्या का गुणनफल कितना दे रखा है 182 दे रखा है, कितना दे रखा है 182 दे रखा है। तो शर्त के शर्तानुसार या क्वेश्चन के अनुसार क्या होगी, शर्त के अनुसार फर्स्ट शर्त होगी, दूसरी शर्त है कि शर्त के अनुसार क्या है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना दे रखा है 182 दे रखा है, 182 दे रखा है, ठीक है। तो संख्या मेरे पास पहली संख्या क्या है एस है, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 27 माइनस क्या होगी एस बराबर कितना हो जाएगा 182। कितना हो जाएगा 182। अंदर इसको गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 27 एस माइनस एस स्क्वायर बराबर 182। अब आपको ध्यान रखना ये अधिकतम घात है, इसको पॉजिटिव बनाएंगे, पॉजिटिव बनाएंगे तो क्या करेंगे इनको उधर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा एस स्क्वायर माइनस 27 एस प्लस का 182 प्लस का 182। तो अब की बार आपको संख्या सोचनी है कि ऐसी दो संख्या सोचो जिसका योग तो -27 होना चाहिए और गुणनफल कितना होना चाहिए 182। तो आप जानते हो 27 का टुकड़ा करेंगे तो ऐसी संख्या का दोनों का गुणन कितना आना चाहिए 182 आना चाहिए। तो ऐसी संख्या कौन सी हो जाएगी 13 और 14 हो गई, 13 और 14। तो इसलिए एस स्क्वायर 13s माइनस 14s प्लस का कितना हो जाएगा 182 बराबर है 0। आगे करते हैं, इधर देखो ये क्वेश्चन। तो यहां से मैं क्या कॉमन लेता हूं s कॉमन आ गया तो अंदर क्या बच गया s माइनस है 13। आगे देखो इनमें से कॉमन क्या आ रहा है 14 कॉमन आ रहा है, तो माइनस का मैंने 14 कॉमन ले लिया, कितना ले लिया
14 कॉमन, तो अंदर क्या बच जाएगा s माइनस का 13, क्योंकि 182 में 182 में 14 के बाद कितनी बार जाएगा 13 बार, बराबर क्या रख दिया 0, बराबर क्या हो गया 0। तो एक तो हो गया s माइनस 13 कॉमन आ गया, और एक हो जाएगा s माइनस है 14, बराबर क्या हो जाएगा 0। s माइनस 13 बराबर कितना हो गया 0, तो s का मान कितना आ गया 13। दूसरी संख्या है कि s माइनस 14 बराबर 0, तो s का मान कितना आ जाएगा 14 आ गया, कितना आ गया 14 आ गया। अब चाहिए s का मान आप 13 रखो, दूसरी संख्या 14 प्राप्त हो जाएगी। अगर 14 रखोगे तो वो संख्या कितनी प्राप्त हो जाएगी आपको 13 हो जाएगी। तो आपको पहली संख्या 13 और दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 14 हो जाएगी। तो आप लिख लेना कि अतः पहली संख्या कितनी है 13, तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 14 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 14 हो गई, कितनी हो जाएगी 14। तो ये आपका इस हिसाब से क्वेश्चन था। आपको पता है कि लैंग्वेज का क्वेश्चन आता है, उसको भाषा के रूप में जो दे रखा है उसको आपको कन्वर्ट करना है समीकरण के रूप में, और फिर आपको चाहे गुणनखंड विधि से निकालो। ये तो मैंने आपको किस मेथड से क्वेश्चन करवाया गुणनखंड विधि से, सीधे आचार्य सूत्र से भी करवाएंगे, वो आगे करवाएंगे, ठीक है। अगला सवाल है आपको चौथा सवाल दे रखा है। कौन सा सवाल है चौथा सवाल है। चौथा सवाल बहुत जबरदस्त सवाल है। क्या दे रखा है कि ऐसे दो धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। ऐसे दो धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। तो इधर देखना अपन हमारे पास में कोई भी क्या नहीं है पूर्णांक नहीं है। तो पूर्णांक ध्यान रखना, एक के बाद में दूसरा होता है, दूसरे के बाद में क्या होता है तीसरा होता है। तो माना कि प्रथम पूर्णांक क्या है, माना कि प्रथम पूर्णांक कितना हो जाएगा अक्ष लेते हैं, कितना ले लेते हैं अक्ष। तो दूसरा पूर्णांक कितना हो जाएगा, दूसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा अक्ष प्लस 1 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा अक्ष प्लस 1, क्योंकि आपने देखा है कि पूर्णांक एक के बाद दूसरी क्रमागत संख्या चलती है। क्योंकि जैसे एक आता है बाद 2 आएगा, बाद 3 आएगा, 4 आएगा, 5 ऐसे क्रमागत चलती है। तो हम मान लेते हैं एक पहली अगर कोई पूर्णांक अक्ष है तो दूसरे में हमने एक जोड़ दिया, मतलब क्रमवार चलेगा, ठीक है। अब शर्त क्या दे रखी है, क्वेश्चन में शर्त दे रखी है कि आपको इन दोनों के वर्गों का योग, यानी दोनों पूर्णांकों का योग, वर्गों का योग 300 कितना दे रखा है 65 दे रखा है, कितना दे रखा है 365 दे रखा है। तो पूर्णांक कौन कौन सा है अक्ष है, इसका वर्ग कर दिया अक्ष स्क्वायर, अक्ष प्लस 1 आपको कुछ नहीं करना, जो किताब बोल रखा है वैसे करना है कि वर्गों का योग, तो वर्गों का मैंने योग कर दिया। और ये हमारे पास में कितना है 365 है। अब इसको फॉर्मूले को खोलो तो अक्ष स्क्वायर ये क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर कितना हो जाएगा 365। अब ध्यान रखना जो भी अगर आपके सामने फॉर्मूला लगता है तो यहाँ पर फॉर्मूला इधर लिखना a स्क्वायर माइनस नहीं a प्लस बी का क्या है होल स्क्वायर है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या हो गया 2ab। तो ये जो भी फॉर्मूला लगता है इसको बाहर ऐसे लगा देना, ठीक है नहीं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर ये फॉर्मूला लगा है। अब देखो अक्ष स्क्वायर कितना हो गया 2x स्क्वायर हो गया, ये कितना हो गया 2x हो गया, और ये 365 इधर आएगा तो कितना बचेगा 364, क्योंकि ये घट जाएगा, बराबर कितना हो गया 0। इन सब में से 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन लेते हैं, तो अक्ष स्क्वायर अक्ष माइनस का 182 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब आपको पता है ये समीकरण हमने पीछे पढ़ी थी नहीं कि गुणा करने पर 182 आना चाहिए, जोड़ने पर कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए, तो 13 और 14 था नहीं। तो इससे आगे क्वेश्चन आप खुद करोगे क्योंकि ये क्वेश्चन हमने पीछे यहाँ से किया है। तो मैंने उत्तर आपको बता दिया कि फिर पूर्णांक कौन कौन से आएंगे 13 और 14 और 15 आएगा। पूर्णांक कौन सा आएगा 14 और 15 आएगा, लेकिन ये सेम है। देखो गुणा करने पर 182 आना चाहिए, जोड़ने पर कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए, तो 14 और 13 हो जाएगा, 14 और 13 हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अब आप करना आगे। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है समकोण त्रिभुज से, और बोल रहे हैं मान लो अगला क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन। मान लो ये 5वां क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान रखना कि आपको दे रखा है एक समकोण त्रिभुज है, मान लेता हूं मैं एक समकोण त्रिभुज है, ये एक समकोण त्रिभुज हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया। समकोण त्रिभुज में एक कोण क्या होगा 90 डिग्री का होता है, आप जानते हो।
ये एक समकोण त्रिभुज है एबीसी, जिसमें बोल रहा है कि आधार उसके नहीं बोल रहा है कि एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ऊंचाई उसके आधार से 7 कम है, यानी ऊंचाई किससे कम है? आधार से कम है। जिससे कम है उसको हम क्या मान लेते हैं? एक्स वाई अल्फाबेट में से जो दिया वो मान लेंगे और फिर उसको घटा देंगे। जबकि आपको कर्ण दे रखा है 13 सेंटीमीटर, कर्ण कितना दे रखा है? 13 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं कि माना कि त्रिभुज ए बी सी का आधार अक्ष है, आधार एस मान लेते हैं, कोई एस है कोई अल्फाबेट में से जो मान, तो क्या मान लेते हैं? माना कि कोई एबीसी त्रिभुज है जिसका आधार कितना मान लेते हैं? एस है। तो हाइट कितनी हो जाएगी? ऊंचाई कितनी हो गई? तो बता, ऊंचाई क्या होगी? ऊंचाई होगी क्या? आधार से 7 कम है, तो यानी एस में से मैं कितना घटा देता हूं? 7 घटा देता हूं, तो ये 7 क्या आ गया? सेंटीमीटर में। ये किस में आ गया? सेंटीमीटर में, ठीक है। अब कहने का मतलब है अगर ये भुजा एस मानी है तो मैं ये भुजा क्या हो जाएगी? 7 माइनस क्या होगी? एस होगी, ठीक है। तो अब हम सब जानते हैं समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में कौन सी थ्योरम लगती है? पाइथागोरस थ्योरम लगती है। तो इधर देखो, कर्ण आपको दे ही रखा है, कर्ण का मान कितना दे रखा है? 13 सेंटीमीटर है। कितना है? 13 सेंटीमीटर। तो कर्ण है क्या? एसी है। ऊंचाई क्या है आपकी? ए बी है। क्या है? ए बी है। तो हम लिखेंगे कि क्या कि त्रिभुज, इसलिए त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से, किसे? पाइथागोरस से प्रमेय से। प्रमेय से क्या होगा कि कर्ण स्क्वायर किसके बराबर होता है? कर्ण स्क्वायर होता है आधार स्क्वायर प्लस होता है लंब स्क्वायर। किसके होता है? लंब स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर किसके बराबर होता है? आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब इसमें मान रखो, कर्ण का मान कितना है? ए सी स्क्वायर है, आधार का मान कितना है? बी सी स्क्वायर है, प्लस क्या हो जाएगा? ए बी का क्या हो गया? स्क्वायर। अब मान रखो भुजा का मान, ए सी का मान कितना है? 13 का स्क्वायर, बी सी का मान क्या है? एस का स्क्वायर, प्लस ए बी का मान क्या है? एस माइनस 7 है, क्या हो गया? होल स्क्वायर, ठीक है। अब सोल्व करते हैं। देखो 13 का स्क्वायर 169 होता है। आगे देखो एस का स्क्वायर हो गया, प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2ab का अर्थ हो गया माइनस 14s, माइनस 14s और प्लस कितना हो गया? 49, यानी 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिख लेना, चूंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। ये आप फॉर्मूला बराबर ऐसे लिख दिया, ठीक है ना। आगे देखो, अगर मैं इसको उधर लेकर जा रहा हूं तो क्या हो जाएगा? एस स्क्वायर, एस कितने हो जाएगा? एस कितने हो गए? 2s स्क्वायर हो गया, ठीक है। माइनस 14s 49 जैसे 169 वैसे इधर जाएगा तो 49 घट जाएगा, तो माइनस का कितना बच जाएगा? 120 बराबर 0, ठीक है। तो इन सब में से कॉमन क्या आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है, तो क्या हो जाएगा? एस स्क्वायर माइनस 7s माइनस का 60 बराबर कितना हो जाएगा? 0, ठीक है। इतना हो गया। अब क्वेश्चन करते हैं, इधर करते हैं, इधर देखो, नहीं इधर कर लेते हैं, इधर करते हैं। तो क्या होगा कि गुणा करने पर तो आना चाहिए 60, गुणा करने पर क्या आना चाहिए? 60 आना चाहिए। अब जोड़ने पर कितना आना चाहिए? चलो ये समीकरण मैं इधर से ऊपर लिख रहा हूं, जो आपको दिखाई नहीं दे रही है, ऊपर लिख रहा हूं, ठीक है। तो क्या होगा? एस स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा? 7s माइनस के कितने हो जाएंगे? 60 बराबर क्या हो गया? 0। कहने का मतलब यह है कि गुणा करने पर तो आना चाहिए माइनस का 60 और जोड़ने पर आना चाहिए माइनस का 7, तो माइनस के 12 और 5 हो गए नहीं, तो क्या हो जाएगा? एस स्क्वायर माइनस 12s प्लस 5s और माइनस कितना हो गया? 60 बराबर क्या हो जाएगा? 0। इनमें से कॉमन क्या आ रहा है? s आ रहा है, तो इधर s माइनस 12 बच गया, इधर 5 कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचेगा? s माइनस 12 बच गया, बराबर क्या हो गया? 0। तो ये दोनों समान है, तो क्या आ जाएगा? s माइनस 12 कॉमन आ गया, इधर क्या बच गया? s प्लस 5 बराबर कितना हो जाएगा? 0। तो s का मान माइनस 12 बराबर मैं 0 रखूंगा, तो s का मान कितना आ गया? 12 आ गया। s प्लस 5 बराबर मैं क्या रखूंगा? 0 रखूंगा, तो s का मान कितना आ जाएगा? माइनस का 5।
अब आप एक बात ध्यान रखना, कभी भी किसी भी आकृति का मान, यानी चाहे क्षेत्रफल हो, चाहे आयतन हो, और चाहे भुजा हो, कभी भी नेगेटिव नहीं होती, ये ध्यान रखना। यानी कहने का मतलब है कभी भी मान माइनस में नहीं आना चाहिए, आपको हमेशा पॉजिटिव मान लेना चाहिए। भुजा का मान पूछा जाए, क्षेत्रफल का मान पूछा जाए, हमेशा उसको क्या करना है, पॉजिटिव मानना है। तो हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू कितनी है, 12 है। तो मैं एस का मान, मेरे पास भुजा का आधार का मान कितना आ गया, 12 आ गया। कितना आ गया, 12। तो मैं इधर देखो, इधर लिख रहा हूं आधार। अब आधार कितना आ गया, आधार त्रिभुज का आधार मेरे पास में कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर आ गया। कितना आ गया, 12 आ गया। तो हाइट कितनी हो जाएगी, ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी 12 माइनस 7, कितना हो जाएगा, 5। कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक है, 5 सेंटीमीटर आ गई। तो हमने अतः त्रिभुज की भुजाएं निकाल दी कि आधार कितना हो गया, 12 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितनी हो गई, 5। यानी माना कहने का मतलब है इसका मान कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर, इसका मान क्या गया, 5 सेंटीमीटर। आप जानते हो कि समकोण त्रिभुज में ट्रिपल 8 लगता है, यानी पाइथागोरस थ्योरम के रूप में ट्रिपल 8 लगता है, जिसमें देखो दो भुजाओं का योग करो 25 और 144, कितना हो जाएगा, 169। तो 13 के स्क्वायर की क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, अब है अगला क्वेश्चन, लास्ट अगला क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन है। क्वेश्चन लैंग्वेज के रूप में बड़ा है थोड़ा, तो क्या करना है, उसमें आप पढ़ लेना, फिर देख लो कि कोई निश्चित दिन कोई बर्तनों के निर्माण की लागत है, तो उस लागत की प्रत्येक नग की, मान लो एक, मतलब बर्तनों की संख्या है, दे रखी है आपको कि ये बर्तनों की संख्या है, जिसकी प्रत्येक नग की लागत है जो बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक है। कितने अधिक है, 3 अधिक है। उस दिन उस टोटल खर्चा कितना है, 90 रुपया है। तो आपको प्रत्येक नग की लागत का मतलब खर्चा बताना है कितना होगा। ठीक है, नहीं तो क्वेश्चन ऊपर दे रहा है, तो हम क्या करेंगे, माना कि प्रत्येक दिन की बात करें, उस दिन की बात कर लेते हैं। तो माना कि उस दिन बर्तनों की संख्या, बर्तनों की संख्या कितनी थी, अक्स थी। कितनी थी, अक्स थी, अक्स थी। ठीक है, तो अब क्या होगा कि प्रत्येक नग के निर्माण की लागत, निर्माण की लागत। अब वो बोल रहा है प्रत्येक अगर नग बनाएंगे उसके निर्माण की लागत कितनी है, इसके दुगुने से 3 अधिक है। इसके दुगुने से कितना अधिक है, पहले इसके दुगुना हो गया, फिर इस दुगुने से कितना अधिक है, 3 अधिक है। और ये आपको बताना है। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि उस दिन प्रत्येक नग के निर्माण की जितनी संख्या थी उसका योग कितना दे रखा है आपको, वो योग दे रखा है आपको 90। मतलब इन दोनों का अगर मैं गुणा कर दूं तो मेरे पास में पूरा वे होगा, और पूरा वे होगा तो मेरे पास में कितना आएगा, 90 रुपए आएगा। तो अक्स इंटू 2x प्लस 3 बराबर कितना दे रखा है, 90 रुपए दे रखा है। तो इन दोनों को गुणा करोगे, अक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस कितना हो जाएगा, 3x, और माइनस कितना हो जाएगा, 90 बराबर 0। देखो गुणा करने पर तो कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 100 की गुणा करा तो कितना करता हुआ है, 180 होना चाहिए। जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो ऐसी संख्या आपके पास में नहीं, 18 और 15, 18 और 15। तो 18 और 15 को गुणा करो, कितना आ रहा है, 18 और 15 को गुणा करो, कितना आ रहा है, ज्यादा जा रहा है। तो दूसरी संख्या देखो, 3 का डिफरेंट किसके बीच में, 15 और 12 के बीच में, देखो 15 12 आ रहा है। तो इसकी जगह मैं कितना रख लूंगा, x 2x स्क्वायर प्लस 12x, और माइनस के 12 अक्स हो जाएंगे, और प्लस के कितना हो जाएगा, 15 अक्स, और माइनस के 90 बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, 2x कॉमन आ रहा है। तो मैंने 2x कॉमन ले लिया, तो इधर क्या बच गया, देखो इधर क्या बचेगा, x माइनस 6 बच गया। इधर 15 कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचेगा, 15 छक क्या होता है, 90। तो इसमें भी x माइनस 6 हो गया, बराबर कितना हो गया, 0। इधर क्या हो जाएगा, 2x प्लस 15, और एक हो जाएगा x माइनस 6 बराबर क्या हो गया, 0। तो x का मान 1, तो 2x प्लस 15 बराबर क्या रहेगा, 0। तो x की वैल्यू रहेगी -2/15। एक x का मान क्या होगा, x माइनस 6 बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। तो अब ध्यान रखना, आप कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं लेना है, आपको पॉजिटिव वैल्यू लेना है। तो अब उस दिन बर्तनों की संख्या कितनी थी, 6 हो गई। कितनी हो गई, 6। लेकिन प्रत्येक नग की लागत कितनी हो जाएगी, अतः प्रत्येक नग की लागत तो कितनी हो जाएगी,
2 × 6 प्लस कितनी हो जाएगी 3, तो कितनी आ जाएगी 15। कितने रुपए थी प्रत्येक दिन की लागत 15 रुपए थी। कितनी थी 15 रुपए। तो ये कितना हो गया है, ये एक्सरसाइज आपकी क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पर्सनल दे रखे उसके एग्जाम्पल खुद सोल्व करना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में आप